गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है कैसे बनती है कविता। अभिव्यक्ति और माध्यम से ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 6, क्योंकि ये आपसे इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। कविता कैसे बनती है, कविता इस अध्याय से कैसे नाटक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के ये 2-3 जो अध्याय हैं, इनमें से सीबीएसई आपसे 2-3 सवाल कर सकती है। सीबीएसई जो बोर्ड है वो आपसे 2-3 सवाल कर सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी को जानेंगे। सर्वप्रथम जॉर्ज लुइस बोर्क्स क्या कहते हैं कविता के बारे में। कविता कोने में गात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे होता है, कविता में बिंब और छंद कैसे प्रयोग होता है, कविता की संरचना कैसे होती है, कविता के घटक कौन कौन से होते हैं, ये सभी बातें हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कविता क्या है। कविता के बनने की कहानी माँ, दादी और नानी की जबानी, लोरी के बोल, खेतों के डोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जबान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा। कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जिससे हम सब जानते हैं। अब जैसे इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? वह कौन सी चीज है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए जरूरी है? जैसे इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजाने लगने लगती है। कविता के खेत खलियान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी सूखा, गांव नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। अगले पेज पे आ जाइएगा। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता, वाचिक यानी कि जिसको बोला जा सकता है, आज लिखित रूप में मौजूद है। उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया है। और वे क्या उठे, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गम शाश्वती समा यत कोचम मिथुना देख मधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, कहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। सवाल यह उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते। जैसे कवि कहता है, जहां तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालय में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह भी है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि न बना पाए, लेकिन एक अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। जब तक आप उससे दूर हैं
रहस्यमय लगेगी, करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने की जो चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है। आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कुची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना करनी होती है जो विभिन्न विषयों एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह हम अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहीं कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे। इसी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया। कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित है, अनजान है। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, कुछ कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मक सबके अंदर होती है, उसे तराशने की जरूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मक आकार लेने लगती है। जैसे गो गो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लाग दागा, चोर निकल कर भागा। ये जो बातें हैं ये हम छोटे बच्चों से सुनते भी है। ठीक है, इस तरह की जो ये पंक्तियां होती है, यही क्या है, एक कविता का रूप बन जाती है। ठीक है, कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता, ये रघुवीर साई जी ने ये बातें कही हैं। जो शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में। ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। यानी कि शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए दुमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियां लेते हैं। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोरकिल दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है। इन पंक्तियों में जो इन पंक्तियों में किसके विषय में बताया है कवि ने? इन पंक्तियों में जो व्यक्ति का कर्म होता है, जिस काम को वो करता है, उस कर्म के बारे में बताया। ठीक है, तो जैसे ये है, आगे चलते हैं। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया, पैसे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में जो
व्यक्ति कर्म है, उस कर्म की चोट पर अधिक बल है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचे कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दे तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में एक अलग हथौड़े की चोट अर्थ प्रकट करती है। बिंब और छंद, आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। तट पर बगुलों से हृदय विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंत्र धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़े। बगुलों से वृदाए विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी स्पेदी और वृद्ध विधवाओं के गुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उसके स्पेद वस्त्र एकाकर हो जाते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आ जाइएगा। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। दृश्य बिंब क्या होते हैं? जिन घटनाओं को हम अपनी आंखों से साक्षात रूप में देखते हैं, ठीक है, उन्हें दृश्य बिंब बोलते हैं। समझ आई बात? जैसे 10th क्लास में नहीं है कविता उत्साह, या अट नहीं रही है। उत्साह में क्या बताया है कि जो बादल है वो आसमान में चारों ओर मंडरा गए, फैल गए हैं, और जो इस धरती के जीव जंतु है वो आसमान की ओर बार बार नजरें लगाए बैठे हैं कि कब बादल बरसेंगे और ये जो तप्त धरा है, ये तप्त धरा कब शीतल जल से संतुष्ट होगी। तो इन ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं, और जब हम ऐसी घटनाओं को देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? दृश्य बिंब। बिंब का मतलब आईना, दर्पण। ठीक है, चलिए आगे। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज में हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और सर्वे बिंब यानी कि सुनकर, जो घटनाएं हम सुनकर हमारे मन को प्रभावित करती है, सर्वे बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। इसीलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता ऐसी चीज है जिसे 5 ज्ञानेंद्रिय यानी कि स्पर्श, ये स्पर्श बिंब हो गया, स्वाद बिंब हो गया, दृश्य बिंब हो गया, गृणित बिंब हो गया और श्रवण बिंब रूपी 5 अंगुलियों से पकड़ा जाता है। जिस कवि में जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ होती है वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व। मुक्तक छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को गिरते देखा है नामक कविता को देखें। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मक लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता मोचीरा में ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी सच कह रहे हैं, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जोता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा। कविता के उपयुक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता के भाषा संरचना बिंब छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रोई उदास,
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी कर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। आगे चलिए। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में कोई चमक और कौवों के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना। गांव के प्रवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पंख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दे तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दे तो कई शब्द एक एक दिन के अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, तो बहुत के द्वारा संभव नहीं था। आप देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ गौई शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इसे सहज प्रवेश देता है। ध्यान देने की बात है कि यही कवि जब बादल को गिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है, तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्वों से परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस व्यक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। हवा में सुगंध की तरह, कुछ कुछ निराला की स्रोत समृद्धि की तरह घनघोर निजी और उतनी ही सामाजिक। इसे भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव ही कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक अक्षमता है जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। कविता के कुछ प्रमुख घटक है। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी होना चाहिए। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहजों पर संरचना ऐसी कि पाठकों को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों का या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। यानी कि मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है, पर 100 बात की एक बात की सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रदत्त होती है और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। यहाँ तक कि कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार क्रियात्मक अनुशासन वे तत्व है जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी है। भाषा सीखने में तो मददगार है ही। कविता की ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले न सिखाए, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मजा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं। ये जो अध्याय था आपका, ये समाप्त हो चुका है।
1 मिनट वेट कीजिएगा, अगला अध्याय शुरू करते हैं इसी में। ठीक है भाई, 1 मिनट स्टूडेंट्स प्लीज वेट। और आप लोग है ना, ये पेपर पैटर्न समझ लेना। पेपर पैटर्न, अब की बार पेपर कैसे आएगा, पेपर आएगा ना अब की बार, पेपर आपका जो 40 अंक का पेपर होगा वो विकल्प तौर पे होगा, वैकल्पिक तौर, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश से, अपठित पद्यांश से, ठीक है, और जो पठित गद्यांश है, पद्यांश है, और जो ये आप पुस्तक पढ़ रहे हो रचना, ये अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे, ठीक है। जो कहने का मतलब ये है, पहले जो 6 क्वेश्चन है ना, पहले 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, पहले 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन 10 अंक का है, बाकी 5-5 अंक के होंगे। इस तरह से पहले 6 क्वेश्चन 40 अंक के आएंगे, और 40 अंक वो एमसीक्यूज में आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और 4 में से कोई एक आपको सही बताना होगा, ठीक है। इस तरह से पेपर आएगा। एक दिन आपको ये जैसे टाइम लगेगा ना, आपको ये चीज समझा दी जाएगी, पूरा पेपर पैटर्न कैसे होगा वो बता दिया जाएगा आपको। तो बेटे आप अपना माइक बंद कीजिए। चलिए आगे है, नाटक लिखने का व्याकरण। विजय तेंदुलकर क्या कहते हैं नाटक के बारे में, ये मराठी नाटककार थे। नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है, नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद भी साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। ये बातें विजय तेंदुलकर ने कही हैं नाटक के संदर्भ में। अब हम इस अध्याय में नाटक और उसकी, नाटक कैसे लिखा जाता है, उसकी जो अन्य कलाएं होती है उसके बारे में जानेंगे। नाटक में समय का बंधन का क्या महत्व होता है, नाटक के तत्व कौन से होते हैं, नाटक के विषय क्या है, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणाएं क्या होती है, नाटक की शिल्प संरचना क्या होती है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। लगातार ये प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जहां से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। जहां साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब आकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह कि साहित्य को दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर